ताजे पेंट, कुचले हुए गेंदे के फूलों और जलते कपूर की खुशबू अपार्टमेंट 402 के लिविंग रूम में फैली हुई थी। बाहर शहर के सेंट्रल टेक कॉरिडोर से लगभग 28 किलोमीटर दूर बेंगलुरु की सुदूर साउथ ईस्टर्न बाउंड्री पर बन रही एक विशाल नई टाउनशिप की आधी बनी सड़क पर सुबह की धूप चमक रही थी। अंदर 31 साल के सुरेश एक सुंदर सिल्क के कुर्ते में खड़े होकर अंकल्स, आंटियों और पुराने कलीग से बधाइयां स्वीकार कर रहे थे। ये उनके नए 2 बेडरूम, हॉल और किचन अपार्टमेंट के गृह प्रवेश का खास दिन था। किचन के दरवाजे के पास पंडित जी को मंत्र जाप करते देख सुरेश की मां की आंखों में आंसू आ गए। 5 डिकेड्स से उनका परिवार टियर 2 शहरों के किराए के मकानों में रहता आया था और जब जब भी मकान मालिक किराया बढ़ाता या प्रॉपर्टी बेचता तो उन्हें हर कुछ सालों में शिफ्ट होना पड़ता था। आज का दिन एक बहुत बड़ी कामयाबी जैसा महसूस हो रहा था। स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिटायर्ड क्लर्क सुरेश के पिता ने अपने बेटे के कंधे पर भारी हाथ रखा। वहां मौजूद रिश्तेदारों से कहते वक्त उनकी आवाज भावुक हो गई। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी किराए के मकानों में निकाल दी, पर मेरे बेटे ने 31 की उम्र में बेंगलोर में अपना घर ले लिया। अब तो ये लाइफ में सेटल हो गया। पूरा कमरा सहमति की झपकी और तारीफ भरी नजरों से भर गया। मिडिल क्लास सोशल स्ट्रक्चर में सुरेश ने कामयाबी का सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। उन्होंने लाइफ का अल्टीमेट माइलस्टोन पार कर लिया था। वह सेटल हो गए थे। द सेटल्ड इल्यूजन अपार्टमेंट 402 के अंदर पब्लिक परसेप्शन, उन्होंने 31 की एज में 75 लाख रुपीज का एसेट खरीदा। हाई सोसाइटी रिस्पेक्ट, प्राउड पेरेंट्स, अल्टीमेट सिक्योरिटी, बैलेंस शीट रियलिटी, मंथली टेक होम पे 95,000 रुपीज, होम लोन EMI 8.5%, 20 ईयर्स -56,400 रुपीज, सोसाइटी मेंटेनेंस फी -4,500 रुपीज, फैमिली के लिए रिमेनिंग नेट कैश 34,100 रुपीज या इनकम का 35.8%। फिर भी गेंदे के फूलों की मालाओं और चंदन की अगरबत्ती की खुशबू के पीछे सुरेश की लाइफ की एक्चुअल मैथमेटिकल रियलिटी काफी अलग थी। 75 लाख रुपीज का अपार्टमेंट खरीदने के लिए सुरेश ने डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए अपनी पूरे 8 ईयर्स की जमा पूंजी 10 लाख रुपीज पूरी तरह खत्म कर दी थी। बाकी बचे 65 लाख रुपीज उसने एक प्राइवेट बैंक से 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 20 ईयर्स के टेन्योर के लिए लोन लिया था। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर सुरेश की नेट मंथली टेक होम सैलरी 95,000 रुपीज थी। होम लोन पर उसकी मंथली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI 56,400 रुपीज थी। जैसे ही पंडित जी ने पूजा खत्म की और मेहमान घर चले गए, सुरेश के सामने एक कड़वी इकोनॉमिक सच्चाई आ खड़ी हुई। इससे पहले कि वह 1 रुपये का भी राशन खरीद पाता, उसकी मंथली सैलरी का 59% हिस्सा बैंक द्वारा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता था। इसके अलावा 4,500 रुपीज का मैंडेटरी मंथली सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स और ऑफिस के लिए शहर के भारी ट्रैफिक के बीच 52 किलोमीटर का डेली कम्यूट जोड़ लें तो सुरेश के पास अपना पूरा घर चलाने के लिए महीने के 34,000 रुपीज से भी कम बचते थे। वह सेटल्ड नहीं था, वह फाइनेंशियली पैरालाइज्ड था। अगर उसकी कंपनी नेक्स्ट मंथ ले-ऑफ्स अनाउंस कर देती या उसे कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाती तो उसके पास एग्जैक्टली 0 रनवे था। जिस घर को उसका परिवार उसकी अल्टीमेट इकोनॉमिक शील्ड मानकर जश्न मना रहा था, वह असलियत में उसके गले में बंधा एक भारी बोझ था। सेक्शन ब्रेक, रीडिफाइनिंग वेल्थ, द सिंपल रूल मिडिल क्लास फैमिलीज इग्नोर। सुरेश जैसा समझदार और पढ़ा लिखा यंग मैन ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गया जहां उसकी वर्किंग एनर्जी का लगभग 2/3 हिस्सा 2 डिकेड्स के लिए बैंक के पास गिरवी रख दिया गया था। वह मॉडर्न इंडिया के सबसे आम और कल्चरली सपोर्टेड फाइनेंशियल ट्रैप में फंस गया था, एसेट और लायबिलिटी के बीच का कंफ्यूजन। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक्स और अकाउंटिंग लेजर्स में एसेट को किसी भी ऐसी चीज के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है और जो आपकी अपनी होती है। एक घर को एसेट के रूप में लिस्ट किया जाता है, एक कार को एसेट के रूप में लिस्ट किया जाता है, स्टील की अलमारी में लॉक की गई गोल्ड ज्वेलरी को भी एसेट के रूप में लिस्ट किया जाता है। इस अकाउंटिंग कन्वेंशन की वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज को लगता है कि जब भी वे हाई मॉनेटरी वैल्यू की कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट खरीदते हैं तो वे वेल्थ इकट्ठा कर रहे होते हैं। अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने इस एब्स्ट्रैक्ट अकाउंटिंग जार्गन को खारिज कर दिया और एक रेडिकल रियल वर्ल्ड डेफिनेशन दी जो बैलेंस शीट्स के शोर को दूर करती है। एक एसेट वो हर चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, एक लायबिलिटी वो हर चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। द कैश फ्लो टेस्ट,
एसेट आपकी पॉकेट में कैश डालता है जो आपकी पॉकेट की तरफ जाता है। लायबिलिटी आपकी पॉकेट से कैश बाहर निकालती है जो आपकी पॉकेट की तरफ जाता है। इस फ्रेमवर्क की सिंपलिसिटी पर ध्यान दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैंक मैनेजर क्या कहता है, आपका रियल एस्टेट ब्रोकर क्या प्रॉमिस करता है, या हाउस वार्मिंग पार्टी के दौरान आपके रिश्तेदार क्या सोचते हैं। यह सिर्फ एक मीट्रिक देखता है, कैश फ्लो किस तरफ हो रहा है। अगर आपके पास मौजूद कोई चीज आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे का नेट मंथली इनफ्लो लाती है तो वो एक एसेट है। अगर आपके पास मौजूद कोई चीज आपके बैंक अकाउंट से हर महीने पैसे का नेट मंथली आउटफ्लो करवाती है तो वो एक लायबिलिटी है। जब आप इस कोल्ड मैथमेटिकल रूल को एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास बैलेंस शीट पर अप्लाई करते हैं तो वेल्थ की ट्रेडिशनल सोच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। डिसेक्टिंग द 4 सेक्रेड काउज ऑफ इंडियन वेल्थ। पीढ़ियों से इंडियन मिडिल क्लास अपनी गाढ़ी कमाई की बचत को स्टोर करने के लिए 4 प्राइमरी व्हीकल्स पर भरोसा करता आया है। आइए इनमें से हर एक से जुड़े इमोशनल नैरेटिव को हटाकर उन पर कैश फ्लो टेस्ट अप्लाई करते हैं। द सेल्फ ऑक्यूपाइड होम, द अल्टीमेट फाइनेंशियल पैराडॉक्स। चैप्टर 1 में हमने रमेश को इंट्रोड्यूस किया था, जिसने बिना सोचे समझे ये मानकर 20 ईयर होम लोन लिया था कि ईएमआई पे करना वेल्थ बिल्ड करने के बराबर है। अब आइए इस स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को गहराई से समझते हैं कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होम एसेट टेस्ट में फेल क्यों हो जाता है। जब आप रहने के लिए एक घर खरीदते हैं तो इससे एक इमीडिएट, कंटिन्यूअस और नॉन निगोशिएबल कैश आउटफ्लो क्रिएट होता है। लोन इंटरेस्ट। 20 ईयर के होम लोन के शुरुआती ईयर्स में आपकी ईएमआई का 70% तक हिस्सा सीधे बैंक का इंटरेस्ट पे करने में जाता है, प्रिंसिपल कम करने में नहीं। प्रॉपर्टी टैक्सेस लोकल म्यूनिसिपल बॉडी को हमेशा के लिए एनुअली पे किया जाता है। मेंटेनेंस और अपकीप, मंथली एसोसिएशन फीस, स्ट्रक्चरल रिपेयर्स, पेंटिंग, प्लम्बिंग और हर कुछ ईयर्स में इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स, इंश्योरेंस, बिल्डिंग और कंटेंट कवरेज प्रीमियम्स। लेकिन रियल एस्टेट हमेशा ऊपर ही जाता है। एक टिपिकल इंडियन होमओनर यही आर्गुमेंट देता है, 20 ईयर्स में मेरे फ्लैट की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपीस हो जाएगी। चलिए वह एक्चुअल अर्थमेटिक करते हैं जो रियल एस्टेट एजेंट्स और बैंकर्स उम्मीद करते हैं कि आप कभी नहीं करेंगे। 75 लाख रुपए होम लोन की रियल कॉस्ट। प्रिंसिपल लोन अमाउंट 65 मिलियन रुपीस। डाउन पेमेंट प्लस स्टैंप ड्यूटी प्लस इंटीरियर्स 18 मिलियन रुपीस अपर फ्रंट पे किया गया। इंटरेस्ट रेट टेन्योर 8.55% 20 ईयर्स के लिए। मंथली ईएमआई 56,400 रुपीज। 20 ईयर्स में पे की गई टोटल ईएमआई 1,35,36,000 रुपीज। बैंक को पे किया गया टोटल इंटरेस्ट 70,36,000 रुपीज। 20 ईयर्स में टोटल कैश आउटफ्लो 1,53,36,000 रुपीज। डाउन पेमेंट प्लस टोटल पे की गई ईएमआई, टैक्सेस और मेंटेनेंस को छोड़कर। सुरेश के फ्लैट का एग्जाम्पल लीजिए। 20 ईयर्स में सुरेश ईएमआई के रूप में बैंक को 1.35 करोड़ रुपीस पे करेगा। इसमें उसकी ओरिजिनल 10 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर खर्च हुए 3 लाख रुपीस और बेसिक इंटीरियर्स पर खर्च हुए 5 लाख रुपीस जोड़ें तो एनुअल मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़कर उसका टोटल आउटफ्लो 1.53 करोड़ रुपीस होता है। अगर उसका पेरीफेरल अपार्टमेंट हाई सप्लाई अर्बन सबर्ब्स में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के एक स्टैंडर्ड रियलिस्टिक रेट से एप्रिशिएट होता है, टिपिकली 4% to 6% पर ईयर, तो 20 ईयर्स के बाद उसके फ्लैट की वैल्यू सच में अराउंड 1.6 करोड़ रुपीस हो सकती है। 20 ईयर्स के सैक्रिफाइस, स्ट्रेस और इंटरेस्ट पेमेंट्स के बाद वह नॉमिनल टर्म्स में बमुश्किल ब्रेक इवन कर पाया है। जब आप उन 2 डिकेड्स में रोजमर्रा के कंज्यूमर गुड्स के इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हैं तो उसका रियल इकोनॉमिक रिटर्न नेट नेगेटिव है। इससे भी ज्यादा क्रिटिकल बात यह है, उन 20 ईयर्स के दौरान उस घर ने उसे खाना नहीं खिलाया, उसने उसके बिल्स पे नहीं किए, वह क्लॉकवर्क की तरह हर 30 डेज में उसकी जेब से पैसे निकालता रहा। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कोई प्रोडक्टिव फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डेट से फंडेड एक हाई कॉस्ट इलिक्विड लाइफस्टाइल लग्जरी है। अपार्टमेंट पार्किंग लॉट में नई कार, गुड़गांव, पुणे या हैदराबाद के किसी भी मॉडर्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, आपको एक के बाद एक शाइनी मिड साइज्ड एसयूवीज साइड बाय साइड पार्क की हुई दिखेंगी। इंडियन मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना, खास तौर पर सनरूफ और डिजिटल डिस्प्ले वाली, इस बात का अल्टीमेट साइन है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। फिर भी कार सच में एक ऐसी मशीन है जिसे कैपिटल खत्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। एक 15 लाख रुपए कार की डिप्रिसिएशन ट्रेजेक्ट्री
ऑन रोड परचेज प्राइस 15 मिलियन रुपीज। ईयर 1 के बाद वैल्यू 20% ड्रॉप 12 मिलियन रुपीज। ईयर 3 के बाद वैल्यू 35% ड्रॉप 9,75,000 रुपीज। ईयर 5 के बाद वैल्यू 50% ड्रॉप 7,50,000 रुपीज। कार लोन रियलिटी 5 ईयर्स के लिए 9% पर 12 लाख रुपी लोन मंथली EMI 24,910 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट पेड 2,94,600 रुपीज। 5 ईयर्स में टोटल फ्यूल प्लस इंश्योरेंस प्लस सर्विस 4,50,000 रुपीज। 5 ईयर्स में टोटल कैश स्पेंट 2,44,600 रुपीज। ईयर 5 के एंड में एसेट की वैल्यू 7,50,000 रुपीज। नेट वेल्थ डिस्ट्रॉयड -14,94,600 रुपीज। जैसे ही आप नई कार शोरूम से बाहर निकालते हैं, ये अपनी मार्केट वैल्यू का 15% से 20% तक खो देती है। ईयर 5 तक इसकी वैल्यू आपके दिए हुए अमाउंट की आधी आधी जाती है। इस बीच हर सिंगल मंथ ये EMI पेमेंट्स, महंगी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसीज, फ्यूल, टोल टैक्स, पार्किंग फीस और मैकेनिकल रिपेयर्स के लिए कैश मांगती है। कार एक एब्सोल्यूट अनडिनाएबल लायबिलिटी है। अपनी फैमिली की सुविधा के लिए एक कंफर्टेबल व्हीकल रखने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप इसे समझें कि यह क्या है, एक कंजम्पशन एक्सपेंस, न कि कोई इन्वेस्टमेंट। जब यंग प्रोफेशनल्स कार परचेज को एसेट बिल्ड की तरह ट्रीट करते हैं और 5 ईयर का लोन ले लेते हैं जो उनकी पेचेक का 25% खा जाता है, तो वे एक्टिवली खुद को फाइनेंशियल हैमस्टर व्हील में लॉक कर रहे होते हैं। 3. बैंक लॉकर्स में बंद गोल्ड ज्वेलरी। लगभग हर ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड में गोल्ड की एक सेक्रेड इमोशनल वैल्यू होती है। हमारी दादियों नानियों ने हमें सिखाया था, गोल्ड ही पैसा है, ये मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा। हालांकि गोल्ड हिस्टोरिकली करेंसी डिवैल्यूएशन के खिलाफ एक रिलायबल हेजरा है, लेकिन जिस तरह इंडियन मिडिल क्लास गोल्ड खरीदता है, वह इसे लगभग पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव बना देता है। मिडिल क्लास फैमिलीज शायद ही कभी रॉ इंस्टीट्यूशनल बुलियन या डिजिटल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs खरीदती हैं जो एनुअल इंटरेस्ट देते हैं। इसके बजाय वे गोल्ड ज्वेलरी खरीदती हैं। गोल्ड ज्वेलरी का हिडन लीकेज रॉ गोल्ड वैल्यू 22 कैरेट 1 लाख रुपीस मेकिंग यक क्राफ्टिंग चार्जेस 15 to 25% प्लस 20,000 रुपीस संक कॉस्ट लॉस्ट GST ऑन ज्वेलरी 3% प्लस 3,600 रुपीस टैक्स लॉस्ट इनिशियल परचेस प्राइस 1,23,600 रुपीस इमीडिएट सेलिंग वैल्यू 1 लाख रुपीस इंस्टेंट कैपिटल डिस्ट्रक्शन -19.1% ongoing holding costs बैंक लॉकर चार्जेस 3,000 to 6,000 रुपीस पर ईयर मंथली कैश यील्ड 0.00 रुपीस 0 इनकम जनरेशन। जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप 12% से 25% तक मेकिंग चार्जेस पे करते हैं, जो ज्वेलर के स्टोर से बाहर निकलते ही गायब हो जाते हैं। आप टोटल वैल्यू पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST पे करते हैं। आप ज्वेलरी को घर लाते हैं और किसी भारी स्टील सेफ में रखते हैं या बैंक सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर के लिए एनुअल फी पे करते हैं। इससे 0 इनकम मिलती है, ये अंधेरे में पड़ी रहती है, जिससे कोई मंथली रेंट, कोई डिविडेंड्स और कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं होता। 15 ईयर्स बाद जब कोई फैमिली आखिरकार उस ज्वेलरी को सेल या एक्सचेंज करने की कोशिश करती है तो ज्वेलर मेल्टिंग चार्जेस, प्योरिटी डिस्काउंट्स और वेट एडजस्टमेंट्स डिडक्ट कर लेता है। गोल्ड ज्वेलरी एक बेकार पड़ी सिक्योरिटी ब्लैंकेट है, एक कैपिटल लॉकिंग मैकेनिज्म जो स्टोरेज कॉस्ट्स और इनिशियल ट्रांजैक्शन लीकेज के कारण नेगेटिव कैश फ्लो लाता है। ये वैल्यू का एक इमोशनल स्टोर है, कोई इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं। फॉर द ग्रैंड इंडियन वेडिंग ऑनर के रूप में डिस्गाइज्ड कंजम्पशन। शायद कोई भी फाइनेंशियल इवेंट मिडिल क्लास के एसेट्स और स्टेटस के बीच के कंफ्यूजन को ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग से बेहतर एक्सप्लेन नहीं करता। मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स का 30% से 50% स्पेंड करना, या इससे भी बुरा अपने बच्चों के लिए 3 डे की लेविश वेडिंग एक्स्ट्रावेगेंजा को फंड करने के लिए हैवी पर्सनल लोन्स लेना और प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना आम बात है। दिया जाने वाला लॉजिक लगभग हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू के टर्म्स में फ्रेम किया जाता है। ये तो निवेश है हमारी इज्जत में। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन अवर फैमिलीज ऑनर अंडरस्टैंडिंग। 3 डे वेडिंग की इकोनॉमिक्स। टोटल इवेंट एक्सपेंडिचर 25 मिलियन रुपीज। सोर्सेज ऑफ फंड्स 15 लाख रुपीज सेविंग्स प्लस 10 लाख रुपीज पर्सनल लोन 8-12% फॉर 5 ईयर्स। ड्यूरेशन ऑफ कंजम्पशन 72 आवर्स। पर्सनल लोन की मंथली EMI 22,244 रुपीज।
5 ईयर्स में टोटल रिपेमेंट 1,334,640 रुपीज। नेट मंथली इनकम जनरेटेड 0 रुपीज। नेट वेल्थ क्रिएटेड नेगेटिव 1,834,640 रुपीज। आइए इसे बिना किसी झिझक के देखें। एक वेडिंग पूरी तरह से 100% कंजम्पशन इवेंट है। 700 गेस्ट्स को खाना खिलाने, एक्सपेंसिव डेकोरेटर्स हायर करने, लग्जरी वेन्यूज रेंट पर लेने और सिंगल यूज डिजाइनर आउटफिट्स परचेज करने के लिए 25 लाख रुपीज स्पेंड करने से फ्यूचर में 0 कैश इनफ्लो मिलता है। जब इसे डेट से फंड किया जाता है तो ये फैमिली की 5 ईयर्स की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को 72 आवर्स की टेम्परेरी सोशल एप्लॉज में कन्वर्ट कर देता है। एक ग्रैंड वेडिंग को इन्वेस्टमेंट कहना इकोनॉमिक सेल्फ डिसेप्शन है। यह उन सबसे फास्ट तरीकों में से एक है जिनसे मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी बैलेंस शीट से वेल्थ सीधे इवेंट वेन्यूज, कैटरर्स और लग्जरी मर्चेंट्स को ट्रांसफर कर देती हैं। सेक्शन ब्रेक। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हाट सुरेश EMI कुड हैव बिल्ट। सुरेश की स्टोरी का ट्रेजिक एस्पेक्ट यह नहीं है कि वह रहने के लिए एक जगह चाहता था। शेल्टर की जरूरत तो हर किसी को होती है। ट्रेजेडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में है वह इमेंस लाइफ चेंजिंग वेल्थ जो उसने अपने वर्किंग करियर की शुरुआत में ही अपने कैपिटल को एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉक करके गंवा दी। चलिए एक पैरेलल सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए सुरेश ने 31 की एज में एक अलग डिसीजन लिया होता। 75 लाख रुपीज का सबर्बन अपार्टमेंट खरीदने के बजाय सुरेश ने अपने ऑफिस के पास 22,000 रुपीज पर मंथ पर एक क्लीन मॉडर्न 2 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट पर लेने का डिसीजन लिया। वर्कप्लेस के पास रेंट पर रहने से उसने एक थका देने वाला 2 आवर्स का डेली कम्यूट खत्म कर दिया, जिससे फ्यूल और कार मेंटेनेंस में 6,000 रुपीज पर मंथ की बचत हुई। उसने डाउन पेमेंट के लिए अपने 10 लाख रुपीज के सेविंग्स अकाउंट को भी खाली नहीं किया। उसकी टोटल लिविंग कॉस्ट 22,000 रुपीज रेंट वर्सेस उसकी 56,400 रुपीज EMI प्लस 4,500 रुपीज सोसाइटी फीस 38,900 रुपीज की मंथली कैश सेविंग्स के इक्वल है। अब आप इमेजिन कीजिए कि सुरेश ने 38,900 रुपीज की उस मंथली सेविंग्स और अपने ओरिजिनल 10 लाख रुपीज के डाउन पेमेंट के पैसों से एक सिंपल ऑटोमेटेड एसेट इंजन बनाया। द 20-year पैरेलल EMI वर्सेस एसेट इंजन। पाथ ए। द होम ओनर सुरेश। इनिशियल कैपिटल स्पेंड 10 मिलियन रुपये डाउन पेमेंट। मंथली आउटफ्लो EMI प्लस मेंटेनेंस 60,900 रुपये। रियल एस्टेट ग्रोथ असम्पशन 5% एनुअल कंपाउंड ग्रोथ। ईयर 20 पर प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.98 करोड़ रुपये। नेट आउटस्टैंडिंग कैश या डेट 0 रुपये कैश। हाई मेंटेनेंस लायबिलिटी। पाथ बी। द एसेट बिल्डर अल्टरनेटिव सुरेश। इनिशियल 10 लाख रुपये इन्वेस्टेड in a low-cost Nifty 50 index fund. Monthly SIP of 38,900 rupees in 2 diversified equity funds. Conservative long-term equity return 12% annualized CAGR. Year 20 per portfolio value approximately 4.82 crore rupees. Liquidity or cash flow 100% liquid. Yields 24 लाख रुपये पर ईयर डिविडेंड्स। आप उन नंबर्स को ध्यान से देखिए। एक लायबिलिटी को एसेट समझने की गलती न करके अल्टरनेटिव सुरेश ने न केवल 2.84 करोड़ रुपीस ज्यादा की रॉ वेल्थ एक्यूमुलेट की, बल्कि अपनी 30s और 40s के दौरान पूरी इकोनॉमिक फ्रीडम भी बनाए रखी। अगर उसे कॉरपोरेट लेऑफ का सामना करना पड़ता तो वह अपने इन्वेस्टमेंट्स को पॉज कर सकता था। अगर वह कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता तो उसके पास लिक्विड कैपिटल में मिलियंस थे। अगर वह 50 की एज में पूरी तरह से अपना घर खरीदना चाहता तो वह किसी लोन ऑफिसर से बात किए बिना सीधे कैश में इसे खरीद सकता था। दूसरी तरफ ओरिजिनल सुरेश 20 ईयर्स एक ऐसी कॉरपोरेट जॉब में फंसा रहता है जिससे शायद आगे चलकर उसे नफरत हो जाए। वह एक भी EMI पेमेंट मिस होने के डर में जीता है, और यह सब सिर्फ एक क्राउडेड सबर्ब में एक पुराने कंक्रीट के बॉक्स का मालिक बनने के लिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रियल एसेट्स कैसे दिखते हैं? अगर खुद के रहने वाले घर, नई कारें, ज्वेलरी और खर्चीले इवेंट्स लायबिलिटीज हैं, तो पेचेक टू पेचेक साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे एक इंडियन मिडिल क्लास प्रोफेशनल के लिए असल में एक रियल एसेट क्या होता है? रियल एसेट कोई भी ऐसा व्हीकल है जो आपकी डायरेक्ट मैनुअल लेबर के बिना वेल्थ एक्यूमुलेट करता है और पॉजिटिव फाइनेंशियल वेलोसिटी क्रिएट करता है। द रियल एसेट फ्रेमवर्क। इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। इंडिया की टॉप वेल्थ जनरेटिंग कॉरपोरेशंस में ओनरशिप स्टेक्स। कैश फ्लोइंग रियल एस्टेट। कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जहां रेंट EMI प्लस एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है।
बिजनेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। साइड बिजनेसेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर या रॉयल्टीज। हाई ROI पर्सनल कैपेबिलिटी, ऐसी स्किल्स जो आपकी प्राइमरी अर्निंग कैपेसिटी को डायरेक्टली एक्सपेंड करती हैं। प्रोडक्टिव इक्विटी ओनरशिप, जब आप हाई क्वालिटी इंडियन बिजनेसेस के शेयर्स खरीदते हैं, चाहे डायरेक्टली या लो कॉस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स और SIP के जरिए, तो आप किसी कैसीनो में जुआ नहीं खेल रहे होते। आप इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन का एक डायरेक्ट हिस्सा खरीद रहे होते हैं। जब मिलियंस ऑफ इंडियंस ग्रोसरी खरीदते हैं, फोन बिल पे करते हैं, स्कूटर खरीदते हैं या बैंक लोन लेते हैं, तो उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक हिस्सा कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड कैश पेमेंट्स के रूप में सीधे आपके पोर्टफोलियो में फ्लो होता है। इक्विटी लाइट, ट्रांसपेरेंट, लिक्विड, हाईली टैक्स एफिशिएंट है और इसमें जीरो मेंटेनेंस फीस या प्रॉपर्टी टैक्सेज की जरूरत होती है। कैश फ्लोइंग कमर्शियल या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, रियल एस्टेट एक पावरफुल एसेट हो सकता है, लेकिन केवल तब जब कोई और इसके लिए पे कर रहा हो। अगर आप कोई कमर्शियल शॉप, वेयरहाउस स्पेस या रेजिडेंशियल यूनिट खरीदते हैं जहां किराएदार से कलेक्ट किया गया मंथली रेंट आपकी EMI, टैक्सेज और मेंटेनेंस की कंबाइंड कॉस्ट से ज्यादा है, तो वह प्रॉपर्टी एसेट टेस्ट पास करती है। यह हर सिंगल मंथ आपके बैंक अकाउंट में नेट पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती है। इनकम जनरेटिंग साइड बिजनेसेस और डिजिटल एसेट्स, मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी में एक बिजनेस लॉन्च करने के लिए आपको मिलियंस ऑफ रुपीज की कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल ब्लॉग, एक डिजिटल सॉफ्टवेयर टूल, एक नीश एजुकेशनल कोर्स, एक यूट्यूब चैनल, एक ई-कॉमर्स ब्रांड या एक कंसल्टिंग फ्रेंचाइज मॉडर्न एसेट्स हैं। इन्हें बिल्ड करने में रिलेटिवली कम खर्च आता है, मिनिमल फिजिकल ओवरहेड होता है और इनिशियल वर्क कंप्लीट होने के काफी समय बाद भी ये रिकरिंग हाई मार्जिन मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। 4. हाई ROI पर्सनल स्किल्स और नॉलेज, आपकी 20s और 30s में आपके कंट्रोल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला सिंगल एसेट आपकी अर्निंग कैपेसिटी है। 1 लाख रुपये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सर्टिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम या डेटा आर्किटेक्चर, एंटरप्राइज सेल्स या फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसी हाई इनकम स्किल्स को मास्टर करने पर खर्च करने से आपकी सैलरी इंस्टेंटली 30% से 50% तक बूस्ट हो सकती है। फिजिकल आइटम्स के उलट आपकी स्किल्स पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, बैंक उन्हें वापस नहीं छीन सकता और मार्केट डाउनटर्न भी उन्हें खत्म नहीं कर सकता। वे ही वो प्राइमरी इंजन है बाकी सभी एसेट्स खरीदने के लिए जरूरी एक्सेस कैपिटल जनरेट करता है। सेक्शन ब्रेक, री इंजीनियरिंग योर हाउस होल्ड बैलेंस शीट, मिडिल क्लास सर्वाइवल ट्रैप से निकलकर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोवरेंटी हासिल करने के लिए आपको अपनी करेंट लाइफ का एक कोल्ड और इमोशनलेस ऑडिट करना होगा। एक पेपर की शीट निकालिए, बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रा करिए और जो कुछ भी आपके पास है उस सब की लिस्ट बनाइए। आपका फाइनेंशियल ट्रूथ ऑडिट, ट्रू एसेट्स जो हर महीने कैश अंदर लाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या SIP, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, कैश पॉजिटिव रेंटल्स, लिक्विड कैश या मनी मार्केट, रॉयल्टी या बिजनेस कैश फ्लो। ट्रू लाइबिलिटीज जो हर महीने कैश बाहर निकालते हैं, होम लोन EMI, सेल्फ होम कार लोन EMI, पर्सनल या कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड रोल ओवर डेट, प्रॉपर्टी टैक्सेज और क्लब फीस। दोनों कॉलम्स को देखिए। अगर आपका ट्रू लाइबिलिटीज कॉलम मैसिव मंथली आउट ऑफ फ्लो से भरा पड़ा है और आपके ट्रू एसेट्स कॉलम में सिर्फ एक मामूली सेविंग्स अकाउंट बैलेंस है, तो आप मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर वही पुराना शर्मा जी वाला प्लेबुक फॉलो कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेजिग्नेशन सुनने में कितना बड़ा लगता है या सोशल मीडिया पर आपकी हाउसवार्मिंग फोटोज को कितने लाइक्स मिले हैं। आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फ्रेजाइल और वल्नरेबल है और पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के लगातार कड़ी मेहनत करते रहने की आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ का गोल सिंपल है, अपनी मंथली इनकम को लाइबिलिटीज खरीदने से सिस्टमैटिकली डाइवर्ट करें और उसे एग्रेसिवली ट्रू एसेट्स खरीदने में फनल करें, जब तक कि आपके एसेट्स से जनरेट होने वाला कैश आपकी लाइफस्टाइल का खर्च उठाने न लगे। जब आपके एसेट्स आपके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इनफ कैश फ्लो जनरेट करने लगते हैं, तब आप मजबूरी में काम नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी से काम करते हैं। आपने ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली है। हालांकि पूरे इंडिया के लाखों यंग अर्बन प्रोफेशनल्स के लिए ट्रू एसेट्स बनाने की जर्नी में इक्विटी पोर्टफोलियोज या रेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में सोचने से बहुत पहले ही एक बड़ा स्ट्रक्चरल रोड ब्लॉक आ जाता है। वे एक मॉडर्न हाइपर ऑप्टिमाइज्ड कंज्यूमर ट्रैप में फंसे हुए हैं जो उनकी मंथली पेचेक्स के बैंक अकाउंट्स में आते ही उन्हें टारगेट करता है। यह एक ऐसा ट्रैप है जो जीरो कॉस्ट EMI, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स, इंस्टेंट पर्सनल लोन्स और इंडियन रोड्स पर सक्सेस की इमेज बनाए रखने के भारी सोशल प्रेशर से बना हुआ है।
अगले सेक्शन 2.3 द रैट रेट रेस ऑन इंडियन रोड्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स एंड द सैलरी ट्रैप में हम बैंक्स और कंज्यूमर ब्रांड्स द्वारा बनाई गई उस साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल मशीनरी का पर्दाफाश करेंगे जो मिडिल क्लास से हमेशा काम करवाने के लिए डिजाइन की गई है। यह देखेंगे कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कैसे चुपके से आपकी फ्रीडम छीन लेता है और डेट लूप से हमेशा के लिए बाहर निकलने के एग्जैक्ट स्टेप्स मैप आउट करेंगे।